एएनबी न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगातार तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश करने में जुटी हुई है। बीजेपी सत्ता वापसी का सपना संजोकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंथन कर रही है, तो वहीं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी अब तेज हो गई है। 3 महीने के ट्रायल के बाद अब कांग्रेस पार्टी टिकट फाइनल करेगी। अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को हरी झंडी दे दी गई है। कई सीटों पर 1 से ज्यादा दावेदारों को तैयारी करने को कहा गया है। और वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। विघटनकारी, रूढ़िवादी, नकारात्मक राजनीति, सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़न, अपमानित दलित, दमित, वंचित, गरीब, मजदूर, महिला और युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग इसमें जुटी हुई हैं तैयारियों में। तो 3 महीने के ट्रायल के बाद टिकट फाइनल करने को कांग्रेस की तरफ से कहा गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो राजनीति इस समय चल रही है वो केंद्रीय मंत्री लगातार मंथन कर रहे हैं और मंथन यही कर रहे हैं कि सत्ता वापसी हो जाए किसी भी तरीके से। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी तरीके से, चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे, ये कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से। सूत्रों के हवाले से भी खबरें यही आ रही हैं कि बीजेपी पूरी तैयारी इस तरीके से कर रही है। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन इस समय कर रहे हैं और उसी गठबंधन के आगे चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं। बसपा से पहले गठबंधन किया था, वो असफल रहा। कांग्रेस से गठबंधन किया था, वो असफल रहा। सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से अब छोटे छोटे दलों से अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं और यूपी के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की पूरी तैयारी में इस समय अखिलेश यादव। मायावती का बयान साफ है कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगी। हालांकि एआईएमआईएम को लेकर खबरें चली थी पहले, लेकिन उसको अफवाह करार दिया गया मायावती की तरफ से कि कोई गठबंधन नहीं होगा, मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही सत्ता वापसी की तो बात उन्होंने कही है कि पहले जब मायावती की सरकार थी, जैसे काम हुए थे वैसे ही काम आगे आने वाले समय में भी होंगे जब मायावती की सरकार बनेगी। जीत का दावा बसपा की तरफ से भी किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है और कांग्रेस पूरी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी हैं और पहले भी हमने देखा था उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मेहनत बहुत की थी, लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लेकर आई थी। उस मेहनत का रंग दिखाई नहीं दिया था। दोनों भाई बहनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश बहुत की थी, बहुत ज्यादा कोशिशें नजर आई थी, लेकिन वो सत्ता उनको हासिल नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से उसी तैयारी में जुटे हुए हैं। टिकट को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। जो नेता हैं उनको जिम्मेदारियां देने की भी पूरी तैयारियां इस समय चल रही हैं कि किसको कितनी जिम्मेदारी दी जाए और जो जिम्मेदारी अच्छी निभाएगा। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि जो जिम्मेदारी सही निभाएगा उसी के आधार पर टिकट भी उसको दिया जाएगा। टिकट वितरण को लेकर बातें ऐसी चल रही हैं। तो नई राजनीति के जन्म की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार का जो इलेक्शन होगा, यूपी का इलेक्शन होगा, वो लोकतांत्रिक क्रांति होगी। अलग इलेक्शन की बातें अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही हैं, एक क्रांति की बातें अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। देखिए ट्वीट भी आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी, ये अखिलेश यादव ने आज ही कहा है। कैसी क्रांति होगी, किस तरीके की क्रांति अखिलेश यादव चाहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। बसपा के बागियों से मुलाकातें लगातार हो रही हैं। मुलाकातें करके किस तरीके से उनको पार्टी में लाना, जब उनसे सवाल ये किया जाता है तो पार्टी के दरवाजे समाजवादी पार्टी के खुले हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी भी पार्टी का बागी या फिर कोई नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहे तो उसके लिए पूरी तरीके से दरवाजे खुले हुए हैं। तो कांग्रेस के लिए कहा यह जा रहा था कि तैयारी अभी थोड़ी धीमी गति से तैयारी हो रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जब से एक्टिव हुई है तब से ये लग रहा है कि तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी है। सीधी टक्कर
शायद दिखाई दे सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला हम बार बार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पार्टियों के बीच में अलग अलग मुकाबला होगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, चारों पार्टियों के बीच में जब सीधी टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है डर बीजेपी को भी होगा कि सत्ता वापसी कैसे की जाएगी, नया दांव किस तरीके से चला जाएगा। क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा एक तरफ चल रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नोएडा से किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण के मुद्दे को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया है। चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उठाया गया है। आज ले जाकर उन्हें पुनः बंद करने का काम किया। आयोग कहता है, हाईकोर्ट कहता है, उसके बाद भी सरकार संज्ञान नहीं लेती तो नौजवानों के पास क्या विकल्प बचेगा। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मुख्यमंत्री जी, चेहरा आपका कितना भी चमके, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों के चेहरों को आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। समय बताएगा, वक्त बताएगा। 6 महीने जाते देर नहीं लगती, वापस जाना होगा, मठ संभालना होगा। उसको लेकर कई दल अब सक्रिय भी हो गए, छोटे दल। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। सपा कह रही कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, कहीं मेरा मुख्यमंत्री बनेगा, मेरी सरकार आ रही है। और कोई कह रहा है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किस तरह देख रहे हैं विपक्ष जिस तरह अलग थलग एक दूसरे को इस पे लगाए। उत्तर प्रदेश में यह सरकार नौजवान, किसान, गांव, गरीब हर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था फेल है, जंगल राज है। कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई सरकार के मिसमैनेजमेंट से। जहरीली शराब पीने से 4 साल में 550 से अधिक लोगों की मौत हुई। तस्वीरें साफ है। साफ होने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि तस्वीरें इस बार साफ हैं। कैसा इलेक्शन होगा, कैसी तस्वीर होगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कैसे झूठे वादे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार का आरोप बार बार से बीजेपी पर ही लगता है कि जुमलेबाजी है, चाहे वो केंद्र के लिए कहा जाए या फिर राज्य के लिए कहा जाए। जुमलेबाजी का आरोप जिस तरीके से लगता आ रहा है, इलेक्शन में ये बातें ना उछाली जा सके, मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष का कहना है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा पहले से क्यों नहीं उठाया गया, इलेक्शन के मद्देनजर क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कहीं पब्लिक सवाल ना पूछने लगे, कहीं असल जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा क्यों उठाया गया एक बार फिर से, क्योंकि वो मुद्दा शांत हो चुका था। कैप्टन आई सिंह इस समय हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी काजल ठाकुर, आवाज आ रही है? बिल्कुल। यूपी इलेक्शन की तैयारी इस समय जोरों पर चल रही है। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, कांग्रेस अलग, और बसपा तो खैर ठीक है, सरकार बनाने की बात ही कह रही है। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ पर जो 4 पार्टियों की टक्कर है वो सीधी टक्कर है। बीजेपी का रोड मैप क्या है अभी तक का, क्योंकि मंथन बहुत तेजी से बीजेपी में चल रहा है? काजल जी, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हाँ। हम जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं हम विकास को लेके चुनाव लड़ते हैं, हम विकास को मुद्दा बनाते हैं अपना। हम जो है ना लोगों की समस्याओं को मुद्दा बनाते, आम जनता के हितों का मुद्दा बनाते। यही हमारी शुरू से सोच रही है हमारी पार्टी, इसी मंशा को लेके चुनाव में जाती है और हमारे दूसरे अन्य कोई मुद्दे होते ही नहीं है। मगर ये अन्य पार्टियां हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी कोई विकास कार्य करती है या देश में फैली हुई अराजकता उसके ऊपर अंकुश लगाती है, तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी अन्य पार्टियां हैं, एक बंगाल में भी है ममता की पार्टी, ये टोटल ही देश विरोध के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। देश के विरोध में कोई कानून कोई कार्य कर रहा है, उस पर अगर कानून बनता है तो उसके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो इन्हें मंशा साफ कर देना चाहिए, ये है किसके साथ, देश के साथ है या उन देश विरोधी ताकतों के साथ है जो हमारे देश के साथ
देश में अमन चैन कायम नहीं रहना देना चाहते हैं। तो हमने जब आपने देखा होगा कि लव जिहाद का मुद्दा हमारा आज का नहीं, हम शुरू से इसको उठा रहे हैं और शुरू से हमने चर्चा करी थी। आप ये कह रहे हैं कि आज इन्होंने ये चुनाव आ गया तो मुद्दा उठाया, अरे ये मुद्दा तो हमारा बहुत पहले, हम तो इससे कानून भी बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हमारे तो बहुत पहले कानून भी बन चुके हैं इसमें, तो ये चुनाव से क्या लेना देना इसका। मगर ये है, इनका शुरू से रहा है कि हर मुद्दे को भटकाना, लटकाना। इसी तरह से इन्हें राम मंदिर को सालों साल लटका के रखा, भटका के रखा, कहीं कहा राम है ही नहीं। तो विपक्ष की तरफ से, कैप्टन आई सिंह जी, विपक्ष की तरफ से कहा तो ये भी जाता है ना कि जो अयोध्या का मुद्दा था बीजेपी के लिए एक तरीके से कल्चर हो गया था, बीजेपी का मुद्दा बन गया था, चाहे वो केंद्र की इलेक्शन हो या फिर राज्यों में इलेक्शन हो, वो बीजेपी का हिंदुत्व वाला मुद्दा बन गया था। काजल जी, हमारा मुद्दा नहीं होता है, हमारे तो प्रभु राम आस्था है, हमारे तो आस्था के केंद्र है, हम उनके बगैर तो रह ही नहीं सकते, उनके बगैर तो हमारा कोई कार्य भी संपूर्ण नहीं होता है। तो हम जो है ना, राम प्रभु हिंदुस्तान के हर हिंदू के नस नस में, रग रग में बसे हुए हैं, तो हिंदुत्व तो हमारा पहला मुद्दा है। और ये लोग जो है ना, इन्होंने राम के नाम पे हरदम कहीं ना कहीं रुकावट डाली है। कभी राम को कहा जन्मभूमि है ही नहीं, कभी कहा इन्होंने कि जो राम पैदा कहाँ हुए थे वो आप कमरा बताइए, कभी कहा है कि सेतु में राम सेतु था ही नहीं, काल्पनिक है। तो ये शुरू से मुद्दा इन लोगों का रहा है, भटकाने का, लटकाने का, समय टालने का। वही ये आज करते आ रहे। जब हमने लव जिहाद पे कानून बनाया, हमने धर्मांतरण पे आज जो है ना एक बहुत सख्त कानून बनाने जा रहे। आज धर्मांतरण के ऊपर हमने कितना बड़ा मुहिम चलाई है कि जो दोषी है वो पकड़े जा रहे हैं, और उनके तार आप देखिए कहाँ तक निकल रहे हैं। केस यूपी में पकड़ा गया है, उसके तार जुड़े हैं बम्बई तक तार जुड़े हुए हैं। तो मंशा इनकी देखिए कि ये इसमें भी जो है ना, उनको उनके बचाव में आके उतर गए हैं और कहने लगे तो सबकी पता चल जाएगी इलेक्शन के समय में, मंशा तो सबकी पता चल जाएगी। हमारे साथ इस समय ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। ईशान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। ईशान जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? आपकी आवाज सुन पा रहे। उत्तर प्रदेश में समय एक तरीके से लोकतांत्रिक क्रांति की बातें कही जा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि 2022 में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी, और इधर धर्मांतरण का मुद्दा उठा लिया गया। विपक्षी पार्टियां कह ये रही हैं कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ये धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है, ताकि लोग जो जमीन से जुड़े हुए सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनको पब्लिक उनको लेकर सवाल ना पूछ सके। आपका रिएक्शन क्या है? काजल जी, देखिए, अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि एक तरह से जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको बचाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सही मानता हूँ, थोड़ा गलत मानता हूँ। देखिए, लोकतांत्रिक ढांचा देश में है अभी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, जिस तरह से वो काम कर रही है, जिस तरह से वो डिसीजन ले रही है, जिस तरह से वो रूल्स बना रही है, जिस तरह से CA NRC आया गया, तो इस तरह की चीजों को करके, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आर्टिकल 370 हटाना गलत था या सही था, वो सही डिसीजन था मेरे हिसाब से, लेकिन जिस तरह से हटाया गया, जिस तरह से CA NRC लाया गया, वो गलत है। मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। तो अगर अखिलेश यादव जी ये बात उठा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि विपक्ष का क्या रोल है। विपक्ष अगर कहीं नहीं दिख रहा है, विपक्ष अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो मायावती जी कुछ नहीं बोल रही हैं पिछले 3 से 4 साल से। अखिलेश यादव जी अभी एक्टिव हुए हैं जब से पंचायत चुनाव वो जीते उनकी पार्टी जीती है। तो इस तरह से विपक्ष को एक सक्रिय रोल प्ले करना पड़ेगा। जब तक वो एक सक्रिय रोल, जब तक वो रोड पे उतर के, जब तक वो धरातल पे उतर के नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश में अगले साल। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मुद्दे क्या है। देखिए, मैं मानता हूँ कि किसी भी चुनाव में जाने से पहले जो लोग हैं उनको अपने ये मुद्दे चुनने चाहिए कि क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली या नहीं मिली, क्या उनको अच्छा रहने की जो उनके जो रहने का घर है, मकान है, वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो किसान है तो क्या उनकी आय बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं कोविड के टाइम पे मिली या नहीं मिली, क्या उनको वैक्सीनेशन मिला या नहीं मिला, क्या उनको अगर रोजगार देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में रोजगार है
बेरोजगारी के जो दर है काजल जी, वो 21 से 23% के आसपास है, जो कि विदेश में भी बेरोजगारी का दर है। और ये बोला जा रहा है कि देश में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है। क्या उनके लिए एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें इंप्रूवमेंट किया गया कि नहीं किया गया? कितने कॉर्पोरेट्स ने आके उत्तर प्रदेश में अपने बड़े बड़े कारखाने लगाए? कितने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है उन्होंने आके जमीन अच्छी तरह से अधिग्रहण किया गया, किसानों को सही मुआवजा मिला या लोगों को सही मुआवजा मिला? तो ये मुद्दे होने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी अपनी राय है, वो चुन सकती है उसको क्या मुद्दे चुनने हैं। अगर वो धर्म के बेसिस पे ही राजनीति करना चाहती है, धर्म के बेसिस पे ही मुद्दे से युवाओं को या बाकी जो युवा गांव देहात में रह रहे हैं उनको भड़काना चाहती है या उनको भ्रमित करना चाहती है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। मैं नहीं मानता कि धर्मांतरण का कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैप्टन आई सिंह साहब बोल रहे थे कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा इशू है और विपक्ष उस पर अड़ंगे डालता है। तो देखिए, कैप्टन आई सिंह साहब, राजीव गांधी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो राम मंदिर है उसका ताला खुलवाया था और वहां पे रामलला की मूर्ति रखवाई थी। दूसरी चीज ये है कि जो राम मंदिर का इशू है वो आप नहीं लेकर आए, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। उच्च न्यायालय ने उससे बोला कि आप राम मंदिर बनाइए और उसका ट्रस्ट का गठन किया, जिसमें आपके लोगों ने, जिसमें आरएसएस के लोगों ने घोटाला किया उन लोगों के साथ, उन आस्था प्रतीक लोगों के साथ जो हम जैसे लोग थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं उसमें जाके अपना राम मंदिर में अपना जो पैसे हैं वो डाले। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देखनी चाहिए। ये जो घोटाला है इसको बाहर लाना चाहिए कि किन किन लोगों ने लोगों की आस्थाओं के साथ घोटाला किया है और उसके बाद उन लोगों को जो भी सजा है वो देनी चाहिए। बिल्कुल, कैप्टन आई सिंह जवाब दे रहे हैं। बोलिए कैप्टन आई सिंह, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा वो एक तरफ हो जाता है, लेकिन ये जो आस्था वाला मुद्दा है इसको ज्यादा उठता हुआ देखा जाता है और हमने देखा है कि हर इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से। नहीं काजल जी, धर्मांतरण एक हल्का मुद्दा नहीं है। ये कोई छोटी पोरी देश में कोई घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। ये बड़े प्लानिंग से किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं के समाधान ढूंढना पड़ेगा, मुद्दा नहीं, इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। उसका समाधान आती हूँ शान जी, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। मैं काजल वही कह रहा हूँ कि समाधान तो इसका तब हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। शान जी आती हूँ, पहले इनकी बात पूरी हो जाए। हम इसमें एक बहुत सख्त कानून ला रहे हैं। हाँ, यहाँ बनाया है। हाँ। इससे भी तो इनको मंशा साफ करना चाहिए। अन्य ये जो विपक्षी पार्टी दल हैं इनको अपनी मंशा साफ करना चाहिए। क्या धर्मांतरण आप देश में चाहते हैं या आप नहीं? आपकी अगर ऐसा नहीं है सोच तो आप अपनी मंशा स्पष्ट करें कि हम नहीं चाहते कि देश में धर्मांतरण हो। ये विपक्षी दलों को कहना चाहिए। मगर आप सोचिए, अभी जो है ना, थोड़े दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का हुआ तो अन्य पार्टियों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी, और कश्मीर में जैसे हुआ तो पूरा एक सिख धर्म जो है ना उबाल पे आ गया, तो और भी कुछ लोग आए। मगर हम ऐसा देख के नहीं करते। हमारे लिए कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, करना पड़ेगा उसका समाधान। मुद्दा बनाए बगैर उसका समाधान करना पड़ेगा। मुद्दा बन जाएगा उससे काम नहीं चलेगा, अगर समाधान हो जाए तो वो ज्यादा सही है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इस पर कानून ला रहा हूँ, बहुत बड़ा सख्त कठोर कानून ला रहा हूँ कि जो धर्मांतरण तो करने वाले, ये सोचना तो बहुत बड़ी बात है, इस मन में ख्याल भी नहीं लाएंगे। इतना सख्त कानून होगा और उस कानून के अंदर ये बच नहीं पाएंगे। मगर बार बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जयचंद बन के। जैसे जयचंद ने हमारे देश के साथ गद्दारी करी थी, ऐसे ये पार्टियां इन लोगों के साथ। सवाल पूछूंगी, ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं अयोध्या वाले मुद्दे पर, सवाल पूछूंगी आपसे। ईशान जी बोलिए। मैं बता दूं, अगर उन्होंने देश का संविधान पढ़ा हो तो देश का संविधान हमें एक राइट देता है कि हम कोई सा भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी व्यक्ति से जाके हम बात कर सकते हैं, उससे विवाह कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो पत्रकारों के साथ, काजल जी देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है, जिस तरह से पत्रकारों की पिटाई की जा रही है, जिससे उनके अगेंस्ट एफआईआर की जा रही है, जैसे उनको जेल पहुंचाया जा रहा है। अगर वो हल्का सा भी विरोध कर देते हैं या फिर हल्का सा भी कोई आर्टिकल लिख देते हैं सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ या उनके किसी भी मंत्री के खिलाफ, या फिर आप देख लीजिए किस तरह से बिजनौर में 3 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर की गई जो नारायण साहब थे, क्योंकि उन्होंने जो ये राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है उनके भाई के अगेंस्ट एक स्टोरी छाप दी थी। तो इस तरह की चीजों को मुद्दा बनाना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ पे ये है, आई थिंक साहब ने बोला कि देखिए धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये बता दीजिए धर्मांतरण से कितनी रोटी आदमी खा सकता है। अगर मान लीजिए आपने रोटी दी होती लोगों को मकान दिया होता, स्वच्छ जल दिया होता, अच्छे रहने की सुविधाएं दी होती, आधार कार्ड सही से दिए होते, सही से उनका पंजीकरण किया होता, सही से उनको रोजगार की सुविधाएं दी होती, तो धर्मांतरण की जो बात है वो उतनी ही नहीं। धर्मांतरण किस तरह से कर रहे हैं? मान लीजिए चलिए आप धर्मांतरण कर रहे हैं, लोग किस तरह से कर रहे हैं? वो इस तरह से कर रहे हैं कि वो आपको रोटी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, भले ही वो आगे जाके ना दे, लेकिन अगर आपकी सरकार ने वो पहले से दिया होता, जो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ या 25 करोड़ की जनता है, तो धर्मांतरण का इशू बनता ही नहीं। और धर्मांतरण का इशू पिछले 3-4 साल में नहीं उठा काजल जी, देखिए अभी उठेगा, क्योंकि तो इलेक्शन का दौर चल पड़ा है, धर्म का भी दौर चल पड़ेगा अब इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगी आपके पास। अजय वर्मा हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अजय जी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताएं, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है अजय? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में क्या रणनीति है आपकी, बताइए। देश हित के लिए, हिंदुस्तान की 136 करोड़ आबादी के लिए, उसमें से इनके बीजेपी का झूठा आईटी सेल, इनके वीर, इनके बयानवीर, इनके वो नेता जो झूठ का सहारा लेकर पूरे देश में हालात अराजकता का माहौल करे हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका एजेंडा है, उनका विंडेक्टा है। हमेशा जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य यह है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जो 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं और जो 136 करोड़ लोग देश के हैं, जिले इलाई देश के राजा की कृपा से, देश के राजा ने कहा था कि मैं भारत को आत्मनिर्भर बना रहा हूं, और 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पे भेज दिया। उनसे कह दिया कि आपको 6 महीने तक हम आटा देंगे, अनाज देंगे, चावल देंगे। ये तो है सरकारी आंकड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से 125 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, जिनको रोटी के लिए सरकार ने अति आत्मनिर्भर बना दिया। क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि रोटी खाने को विकास समझिए। हमने देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर केवल 4 उद्योगपतियों को सौंप दी है। कच्चा तेल के कितने कम होने के बाद पेट्रोल 100 रुपए का सैकड़ा पार कर रहा है, डीजल 100 रुपए का सैकड़ा पार कर रहा है। आटा आने वाले कल में, चूंकि किसानों के ऊपर मेहरबानी इतनी है, 500 से ज्यादा किसान मर गए, 7 महीने से ज्यादा वो धरना प्रदर्शन पे हैं। 100 रुपए किलो इनका बेचने का उद्देश्य है, 4 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। क्योंकि एक वो 2.25 आंख वाले हैं, 2 देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आटे का, तेल का, बिजनेस का, पेट्रोल का, सब धंधा उन्हीं का है। बीजेपी का छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने अजय जी अपना आधार बताइए ना, आप लोग किस आधार पर आ रहे हैं? उनका छोड़िए, उनकी उपलब्धियां या फिर नाकामियां देख लेंगे, आप लोग किस आधार पर आ रहे हैं वो बताइए। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं वो बताइए। हाँ, वही मुद्दे बताना चाहते हैं जो हमारे 5 प्राथमिकता के मुद्दे राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने तय करे। और कांग्रेस की स्टेट जो है वहाँ सारी चीजें हुई। एक तो हम चाहते हैं कि आने वाली तीसरी लहर जो कोविड की हो, उसमें देश के नागरिकों को, लोगों को ऑक्सीजन की वजह से मरना ना पड़े, वेंटिलेटर की वजह से मरना ना पड़े, और उनको बेड अस्पताल में मिलने चाहिए, जो सरकार 100% फेल होगी। दूसरा, हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में बिल्कुल सही आंकड़े देंगे मौतों के हों, चाहे वो बेरोजगारी के हों या भूखमरी के हों या जीडीपी के हों, हम सही आंकड़े देंगे। तीसरा, हम चाहते हैं कि आने वाले कल में जितनी मौतें, चाहे 10 लाख हुई हैं, 1 लाख हुई हैं, 1 करोड़ हुई हैं, हम चाहते हैं सबको मुआवजा देगी कांग्रेस पार्टी, सबको मुआवजा देगी। ये हमारी प्राथमिकता एजेंडा है। 5वां, हम चाहते हैं जो शिक्षक उत्तर प्रदेश में 1600 से ज्यादा मरे हैं, सरकार जिनको कह रही है कि कहीं 4 मरे, कहीं 5 मरे, कहीं 6 मरे, उनकी जांच कराकर उन सबको मुआवजा और उनके परिवार के बच्चों को हम नौकरी देंगे। 6वां हमारा एजेंडा है देश के महिलाओं के साथ जो बलात्कार, लूट और वृद्धि हो रही है, उससे अंकुश लगाएंगे। 7वां हमारा एजेंडा है कि गैस सिलेंडर और देश की जो खाने पीने की वस्तुएं, दाल, सरसों का तेल, ईडेबिल ऑयल, हम इनको कोशिश करेंगे कि इनसे कम हो। हम 4 उद्योगपतियों को नहीं बढ़ाएंगे। और 7वां हमारा एजेंडा है कि हिंदुस्तान के लॉ के अनुसार, लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार है। लिविंग ऑफ द वॉइस है, फ्रीडम ऑफ द वॉइस है, स्पीच ऑफ द फ्रीडम। अजय जी वादे तो सब कर लेते हैं, ये तो यही जो आप बोल रहे हैं वो तो बीजेपी वाले भी बोलते हैं। बीजेपी वाले ने 7 साल में हिंदुस्तान को क्या दिया? भुखमरी के कगार पे बढ़ा दिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस के आंकड़ों में हम फेल हो गए। आप बेरोजगारी में हम फेल हो गए। हम महंगाई के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बीजेपी ने हमको क्या दिया? कोविड से मार दिया लाखों करोड़ों लोगों को। बीजेपी ने हमको 5 ट्रिलियन का नाम देके हमारी -15 कर दी।
बीजेपी ने हमसे कहा था कि हम लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो उनसे बुग्गी चलवा रहे हैं, उनसे पान की दुकान खुलवा रहे हैं, उनसे पकोड़े बनवा रहे हैं। मित्रों, पकोड़े बनाइए, भाइयों बहनों मित्रों। ठीक है ईशान जी, आपका रिएक्शन। कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपका रिएक्शन चाहिए अब। दूसरा नंबर में दे रहा हूँ आपको, अभी दे रहा हूँ। ईशान त्यागी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी ईशान त्यागी जी, कांग्रेस प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, आपका रिएक्शन क्या? उनकी कई बातें आपने सुनी, किन किन मुद्दों को लेकर वो आएंगे? बीजेपी की कई जो नाकामियां हैं वो गिना दी, आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और बातें ठीक भी हैं, मैं मानता हूँ। देखिए, बातें ठीक हैं, मुद्दे यही होने चाहिए, मुद्दे विकास के होने चाहिए। धर्म का कोई मुद्दा बड़ा होता नहीं है, क्योंकि देखिए आज अगर लोगों को रोटी कैसे देंगे, लोग धर्म तो रोटी दे नहीं सकता आपको रोजगार रोटी दे सकता है, आपको अच्छी आय रोटी दे सकती है, आपको किसानों की जब स्थिति बेहतर होगी तो वो आपको वहाँ पे लोगों को जो रोटी की है, जो रोटी दो वक्त की रोटी है वो मिल सकती है, मजदूरों को रोटी तब मिल सकती है जब आपके यहाँ कॉर्पोरेट्स आ रहे हों। तो ये सब बातें अच्छी हैं और बहुत बेहतर बातें वो बोल रहे हैं अजय जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अजय जी शायद ये भूल गए हैं कि जो अभी कुणाल दीक्षित जी, जो अभी जिनको कल या परसों मेरे ख्याल से मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, जिन्होंने विद्रोह कर दिया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विरुद्ध, खासकर जो संजय सिंह जी हैं और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं अजय कुमार लल्लू जी, उनके विरुद्ध। तो आपस में जो उनकी कला चल रही है, पहले उसको सुलझा लें, उसको सुलझा लें पहले, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की जो वर्किंग रही है उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल ही अनसेटिस्फैक्ट्री में मानता हूँ वो है। जब तक आप धरातल पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप गुटबाजी खत्म नहीं करेंगे, देखिए कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है इस टाइम, मैं क्लोजली कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है, वो मैं मानता हूं कि देखिए प्रियंका गांधी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जी इतनी बड़ी लीडर हैं, इतनी बड़ी नेता हैं और गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं, तो होगा ये कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, अगर उसकी अच्छी सीटें नहीं आएंगी, तो लोग संजय सिंह जी को और अजय कुमार लल्लू जी को नहीं पूछेंगे, लोग पूरा ठीकरा फोड़ देंगे प्रियंका गांधी जी के सर पे। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो काम करना चाहते हो। जो काम नहीं करना चाहते या दूसरे को काम करने से रोकना चाहते हैं, उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए पार्टी से। और इस टाइम बहुत लेट हो गया है, ऑलरेडी 6 से 8 महीने बचे हैं। और दूसरी चीज कांग्रेस को ये करनी चाहिए कि जिस तरह से जो ब्राह्मणवाद को कांग्रेस ने बिल्कुल छोड़ दिया है, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो आप ब्राह्मणों के बिना या अपर कास्ट के बिना आप नहीं कर सकते, आप उनके बिना नहीं जीत सकते चुनाव। आप मान लीजिए, ये कटु सत्य है लेकिन इसको मान लीजिए, तो जब तक आप ब्राह्मणवाद नहीं लेकर आएंगे कांग्रेस में वापस, जब तक आप अपर कास्ट को कनेक्ट नहीं करेंगे कांग्रेस से, तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। और ये कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो इस पर नहीं कर रही है। अजय जी, आपसे इसी बात पर छोटा सा रिएक्शन चाहिए, क्योंकि बार बार सवाल इस चीज को लेकर उठते हैं, आंतरिक कलह को लेकर उठते हैं, नेतृत्व की मजबूती को लेकर सवाल हमेशा से कांग्रेस पर उठते आए हैं। पहले जो गलतियां हुई ताकि उनको ना दोहराया जाए, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि कांग्रेस पर उठते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सभी पार्टियां दावे तो बड़े बड़े कर रही हैं और ये वही दावे हैं जो कि सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, धरातल पर बहुत कम दिखाई देते हैं। जब धरातल पर दिखने की बारी आती है तो ना तो वादे दिखाई देते हैं और ना ही नेता दिखाई देते हैं। जो इलेक्शन से पहले रैलियों में वादे करते हैं, इलेक्शन से पहले वोटरों के घर घर जाकर वोटों की अपील करते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो उस सत्ता में काबिज होने के बाद गायब हो जाते हैं। ना तो दावे नजर आते हैं और ना ही वो नेता नजर आते हैं। लगभग सभी पार्टियां ऐसी करती, किसी एक पार्टी की बात नहीं। संदीप त्रिवेदी बीजेपी नेता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। संदीप जी, सिर्फ वादे तो बहुत किए जाते हैं, वादे एक नहीं, सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से, सपा बसपा सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस वाले कहते ये हैं कि बीजेपी की जो कुनीतियां हैं, बीजेपी की जो भ्रष्टाचार वाली नीतियां हैं, उन सभी को बदल दिया जाएगा, उन सभी के खिलाफ वो लड़ेंगे। आपका रिएक्शन? जो अपनी पार्टी को एक स्थायी अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं, जो गांधी परिवार को अपने के अस्तित्व को पार्टी से नहीं बदल पाए, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियों में और सरकारों में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। अभी एक हमारे मित्र कह भी रहे थे कि कांग्रेस में ब्राह्मणवाद की कमी आ गई, इसलिए कांग्रेस हाशिए पे है। मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, क्षत्रियवाद, दलितवाद, इन सबको छोड़िए, जो मेन मुद्दा है राष्ट्रवाद का, अगर उसी मुद्दे पर कांग्रेस शुरू से टिकी होती तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती।
और मैं खुल के कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में रहना और राष्ट्र हित के लिए काम करना कहीं ना कहीं आज भी उसके लिए सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों को हर दिन छू रही है। और जो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए एक बहुत छोटी सी बात मैं कह दूं कि आपको जनता के हित में काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सरकार में आएंगे तभी करें, आप सरकार में ना आए तब भी जनता के बीच में रह के कर सकते हैं। हमारे मित्र बता दें कि रायबरेली और अमेठी में इनके सांसदों ने क्या कर दिया जहां पे इनके सांसद हैं। इसलिए ये एक्सक्यूज देना कि हम सत्ता में आएंगे तब ये करेंगे वो करेंगे, इससे अच्छा है कि आपको जो मिला है कम से कम उसमें ही आप कुछ ऐसा बदलाव करके लाइए कि जनता कहे कि हाँ कम से कम इन्होंने हमारे लिए कुछ किया और हम इनके साथ खड़े हैं। इसलिए ये नूरा कुश्ती कांग्रेस छोड़े, अपने अंतराकलह को कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दे। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है कि आप जनता के हित की बात करिए, देश के हित की बात करिए और जनता के मुद्दों पे बात करिए। लेकिन आपको करना है हिंदू मुस्लिम आपको करना है, ब्राह्मण ठाकुर आपको करना है, अपनी पार्टी के अंतर्कलह को आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक गांधी परिवार का अस्तित्व आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं, आप भाजपा का ये खत्म कर देंगे, भाजपा का वो खत्म कर देंगे, ये सब हास्यास्पद बातें हैं। जनता के हित की बात करिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता के लिए काम करने के लिए जनता आपको चुनती है, जनता के बीच में रहना जरूरी है। बिल्कुल अजय वर्मा जी, अब वो कहते हैं पहले अपने परिवार को आप संभालिए, पहले अपनी पार्टी को आप संभालिए, पहले अपने नेतृत्व को आप मजबूत करिए, पहले जो आपके पार्टी में अंतरकलह है उसको आप संभालिए। कई ऐसे सवाल हैं जो कि कांग्रेस पर उठते हैं। ये सवाल ब्रेक से पहले भी मेरा आपसे था, बोलिए। राजपूत मैडम, हमारी पार्टी एकल स्वामित्व वाली किसी लाला की पार्टी नहीं है, एकल स्वामित्व। भारतीय जनता पार्टी एकल स्वामित्व की पार्टी है। मोदी मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मोदी। जहां एकल स्वामित्व आ जाता है वहां राष्ट्र हित दूर हो जाते हैं, वहां चार व्यापारियों के हित हो जाते हैं। चाइना के नाम पर आप 4 फुलझड़ियां मध्य प्रदेश में फुटवा कर और चाइना से इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, उनको कभी जूस पिलाएंगे, कभी झूला झुलाएंगे, कभी, और जब हमारे 20-25 आदमी मार देंगे तो उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। और जब राहुल जी और कांग्रेस के लोग उसका चित्र दिखाएंगे, सैटेलाइट्स दिखाएंगे और चाइना ने कब्जा कर लिया है और चाइना के साथ देश के गुजरात में सबसे बड़ा सबूत मांगते हैं ना, फिर आप भी तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत हम आपको दे रहे हैं। हाँ, मेरी सुन लीजिए, बोलिए। चाइना के साथ सबसे सारा एजेंडा सीपीसी पार्टी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी गए थे, इनके एमपी, इनकी सरोज सिंह सांसद, इनके जो वर्तमान में एक गवर्नर है वो सब गए हुए हैं। तो ये छुपाते कुछ है। हमारे दांत हाथी के वो नहीं है कि हाथी के खाने की और दिखाने की, और हमारे क्लियर दांत है। नंबर 2, हम देश में ये नहीं करते कि साहब चाइना से व्यापार की स्थिति बढ़ाएंगे और चाइना के साथ पैक बढ़ाएंगे और 4 फुलझड़ियां फटा के गरीब आदमियों को मरवा देंगे। दूसरा काम, ये हिंदू विरोधी सरकार है, यहाँ अरबों करोड़ों हिंदुओं की नौकरी सरकार ने छीन ली। तीसरी बात, मैं एक बताना चाहता हूं कि आप कहते हैं छदम हिंदूवादी लोग, क्यों आप कहते हैं कि साहब इनसे, रहीम से, सलीम से आम मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए, इनके अनुवांशिक संगठन और बीजेपी के कई नेताओं के बयान है, आप कहते हो मैं वीडियो भेज दूंगा। लेकिन राम भगवान हमारे दिल में बसते हैं, हम राम हैं, ये सर्टिफिकेट ये बांटने का काम करते हैं। आपको याद हो राजीव जी के टाइम में राम जी के वो द्वार खुले थे और नरसिम्हा राव के टाइम में सारी चीजें हुई थी। लेकिन ये ब्रांडिंग के मास्टर हैं, आईटी सेल इनके इंचार्ज हैं। हम ये काम नहीं करते। अंसारी से इन्होंने अयोध्या के भगवान राम मंदिर की जमीन खरीद ली, वो मुसलमान नहीं है अंसारी, और उसमें अरबों 18 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। हाँ। ये मंदिर के नाम पर पैसा खाते हैं, ये तेल के नाम पर पैसा खाते हैं, ये अनाज के नाम पर पैसा खाते हैं। मुझे सुन लीजिए, टाइम दीजिए। हाँ। ये देश की सामरिक शक्तियों में आपने देखा किस तरह से राजीव गांधी फ्री निकले थे वापोर्स में, और राफेल के नाम पे जब जांच होगी, हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे कि 500 का जहाज 1700 करोड़ में कैसे खरीदा गया, तो और किस तरह से सारे देश के व्यापारी खत्म हो गए और केवल 2 व्यापारी अडानी और अंबानी जी की पूंजी बढ़कर संसार के बड़े व्यक्ति हो गए। हम ये चाहते हैं इस हिंदुस्तान में आम आदमी को रोजगार मिले, रोटी मिले, व्यापार मिले। इन 4 व्यापारियों का पैसा कम होना चाहिए। इस देश के सरकार के बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इनका एजेंडा केवल सेट रहता है हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये केवल इनका टारगेट है। ये आम जनता बिल्कुल ठीक है, से इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं इस आपके इस चैनल पर पुनः कहना चाहता हूं कि आने वाले 22 में 5 स्टेटों में विधानसभा के चुनाव है। हाँ। हिमाचल ये हारेंगे, हाँ। उत्तराखंड ये हारेंगे, पंजाब ऑलरेडी हमारे पास से ये हारेंगे, उत्तर प्रदेश बुरी तरह से हारेंगे। वो भविष्यवाणी तो खैर देख लेंगे, वक्त है अभी उसके लिए, तो वक्त है, भविष्यवाणी है वो देख लेंगे। ईशान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों ही पार्टियों को आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस, बोलिए।
हमारे बीजेपी के मित्र जो बोल रहे थे कि जो अपोजिशन है हाँ। राष्ट्रवादी नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी को राष्ट्रवाद घोषित करने का जो सर्टिफिकेट है वो देना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी लोग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो आप हो, लेकिन जितने भी हम चारों लोग हैं, ये हम सब राष्ट्रवादी हैं। जो भारत में रह रहा है वो राष्ट्रवादी है। कांग्रेस की सरकार ने भी कई काम किए। मैं गिनवा देता हूँ कि किस तरह का राष्ट्रवाद कांग्रेस का रहा है और किस तरह का राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये भी मैं आपको गिनवा देता हूँ हाथ के हाथ। कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि वो हरित क्रांति लेकर आए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि वो श्वेत क्रांति लेकर आए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि वो राइट टू एजुकेशन लेकर आए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि राइट टू फूड लेकर आए, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि उन्होंने रोजगार दिया और मनरेगा लेकर आए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद था कि उन्होंने तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाई भारत को। बीजेपी का राष्ट्रवाद में बता देता हूँ कि आईएसआई जो पठानकोट में हमला हुआ था उसमें आईएसआई को इनवाइट किया गया, उसमें आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसको बुलाया गया, उससे वहां पे जांच करवाई गई। बीजेपी का राष्ट्रवाद था कि जो पाकिस्तान के जो पीएम थे नवाज शरीफ साहब, जो उनके मोदी जी के दोस्त थे, उनके यहाँ वो खीर खाने पहुंच गए पाकिस्तान में, जो ये बोलते थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए। तीसरी चीज बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या है, मैं बता देता हूँ आपको कि चीन को जो जमीन दे दी गई है पूरी वैली में, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। चीन के साथ तो बड़ा मित्रता निभा रहे थे मोदी जी, बड़ा झूलों पे घूम रहे थे, तो अब वो चीन कैसे उसको लाल लाल आंखें क्यों नहीं दिखा पा रहे, क्यों अपना जो 56 इंच का सीना है वो नहीं दिखा पा रहे, क्यों माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स जिसका गठन मनमोहन सिंह साहब जी की सरकार ने किया था, माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स पूरा जो चाइना बॉर्डर है उस पर लगाने थे, सोल्जर्स लगाने थे भारतीय आर्मी को, उसका गठन जो मनमोहन सिंह साहब ने किया था उसको पूरा नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कंधार में जिस तरह से ये एक आतंकवादी को छोड़ के आए थे, तो देखिए राष्ट्र अगर आप एक उंगली उठाते हैं किसी पे तो 3 उंगली आप ही की तरफ होती हैं। तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी और धरातल पे मुद्दों की बात करे। और कांग्रेस को मेरी यही राय है, क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश जो है वहां पे जाति एक कटु सत्य है, जाति को माने और ब्राह्मणों को और अपर कास्ट को साथ लेके चले, जो अपने अंतर कले हैं, जो जिस तरह से जो काम करने वाले नेता हैं उनको प्रियंका गांधी जी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो संदीप सिंह हो, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हो, उनके द्वारा इन जैसे व्यक्तियों को बदल के ऐसे व्यक्तियों को लेकर आए जो धरातल पे काम करना चाहते हैं और जो मेहनत करके कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। जो 20 साल से कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं सोचेंगे तो देखिए दिल्ली की जो सड़क है वो लखनऊ से होकर गुजरती है। अगर आपके पास लखनऊ नहीं है तो आप दिल्ली वापस नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, लखनऊ नहीं है तो दिल्ली वापस नहीं आ पाएंगे। संदीप जी, राष्ट्रवाद का और धर्म का आरोप आप पर ही लगता है कि राष्ट्रवाद का भी सर्टिफिकेट आप ही लेकर घूमते हैं और धर्म का सर्टिफिकेट भी आप ही लेकर घूमते हैं। देखिए धर्म को लेकर मैं बता दूं, जिस तरीके से अजय वर्मा जी कह रहे थे कि राम मंदिर के ताले राजीव गांधी के जमाने में खोले गए, अगर हिम्मत है इनके शीर्ष नेतृत्व में, राहुल गांधी एक बार बयान दे दें, एक बार ट्वीट कर दें कि राम मंदिर के ताले हमने खोले थे इसलिए मंदिर बना है, हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में वो कठमोल्लों के दबाव में बैठे हैं और एक शब्द नहीं कह सकते। अरे हनुमानगढ़ी दर्शन करने गए थे राहुल गांधी, हिम्मत थी तो रामलला के दर्शन कराते, नहीं जाएंगे क्योंकि कठमोल्लों के दबाव में राजनीति करनी है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवाद पे जो इतना बड़ा पन्ना पूरा गिना रहे थे हमारे मित्र बैठे हुए थे, अगर भाषा की मर्यादा बनाए रखिए संदीप जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। आती हूँ मैंने बिल्कुल कोई शब्द अमर्यादित यूज नहीं किया है। बिल्कुल लगता है मुझे कोर्ट में आके शब्द मर्यादित यूज किया है, कौन सा अमर्यादित बनाए रखे तो सही है, क्योंकि हमारे देश में सभी जातियों को समान माना जाता है। भाषा की मर्यादा मैंने अमर्यादित शब्द यूज नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोर्ट में मुझे चैलेंज करते हैं जिस व्यक्ति को लगता है कि मैंने अमर्यादित शब्द यूज किया है, मुझे मत बताएं कौन सा शब्द मर्यादित है और कौन सा अमर्यादित है। दूसरा जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है मैं उन्हें बता दूं। पूछिए आप पेंगोंग वैली में किस तरीके से चाइना को खदेड़ा गया, आप देखिए आज चाइना की और पाकिस्तान की हालत क्या है। 7 साल में किसी भी एक आम आदमी के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ आतंकवाद का। और मनमोहन के कार्यकाल में क्या था, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, देश का ऐसा कोना नहीं था जो आतंकवाद से न दहला हो। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाइना के साथ गुपचुप तौर पे राहुल गांधी मिलके आते हैं, पाकिस्तान में जाके इनके नेता कहते हैं कि हमें मोदी जी को हराने के लिए आप हमारी मदद करिए, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? यूपी पर वापस आ जाइए संदीप जी, यूपी पर वापस आइए। हम कहाँ चाइना और जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, हम यूपी की बात कर रहे थे। यूपी पर, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ धर्म और जाति की बात बीच में आ जाती है। धर्म को लाया जाता है, जाति को लाया जाता है, राष्ट्रवाद को लाया जाता है, मतलब एक इलेक्शन में सब कुछ आ जाता है।
देखिए, वही मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने राष्ट्र हित की बात तभी की थी जब बार बार ब्राह्मण ये वो समीकरण गिनाए जा रहे थे। कि राजनीति में जब तक आप जातिगत समीकरण ढूंढेंगे आप कभी सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सभी धर्म सभी जात को साथ लेके चले और हमने लोकसभा में और विधानसभा में और फिर आने वाले इलेक्शन में हम परचम लहरा के दिखाएंगे। और जो इसमें उलझे रहेंगे कि हम ब्राह्मणवाद करेंगे, मुस्लिम हमें वोट दे, ठाकुर हमें वोट दे, उनका हश्र वही होगा जो अखिलेश यादव का और अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था। आप आम जनता के मुद्दों पर बात करिए, आप देश हित की बात करिए। जाति की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं संदीप जी, लेकिन रियल में होता नहीं है, धरातल पर दिखता नहीं है कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, हम हर तरीके से हर व्यक्ति के हर जाति का हर धर्म का सम्मान करके ही समीकरण में जाते हैं। राजनीतिक आरोप भी बीजेपी पर ही लगता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक आरोप भी बीजेपी पर ही लगता है। देखिए मैं हिंदू मुस्लिम की पे भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों को घर से निकाल दिया जाएगा और कांग्रेस की सरकार चुप बैठी रहेगी तब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन निहत्थे कार सेवकों पे जब गोलियां चलती हैं और स्वयंसेवक उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो हम हिंदूवादी हो जाते हैं। भाई, एक पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना क्या हिंदूवादी है? और अगर है तो इस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति पीड़ित होगा, वो चाहे यादव परिवार का हो, चाहे मुस्लिम परिवार का हो, चाहे हिंदू परिवार का हो, हम हर भाजपा का हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा और जिसको आरोप लगाने हो हिंदू मुस्लिम धर्म जिस धर्म के, वो लगाता रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारा समाज, हमारा देश और इस देश का विकास सर्वप्रथम था, सर्वप्रथम है और सर्वप्रथम रहेगा। ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, यही कांग्रेस वाले भी कहते हैं, यही बातें अभी कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। वो भी सिर्फ देश को आगे लेकर चलते हैं, यूपी को आगे लेकर चलते हैं, वो भी जातिवाद नहीं करते हैं, वो भी धर्म की राजनीति करते हैं। वो मतलब बातें तो एक जैसी हो गई हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, बातें एक जैसी हो गई हैं लेकिन धरातल पर दिखता कुछ नहीं है। 2014 में लोकसभा के चुनावों में एक वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए थे, एक वास्को डिगामा गुजरात से आए थे, और उन्होंने जो जितने वादे करे, चाहे वो 15 लाख के हों, चाहे वो देश को आजादी 2 करोड़ रोजगार के हों, चाहे वो देश में और बढ़ते हों, उस वक्त से अगर आप देखें तो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में प्रतिकूल परिवर्तन हुए। बढ़ती महंगाई, अर्थव्यवस्था की बदहाली, जीडीपी की वृद्धि दर का न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाना। मुद्दे की बात करते हैं, मौके की बात करते हैं, हम नकली बातें नहीं करते। हंगर इंडेक्स का भारत की स्थिति में गिरावट और गरीबी बेरोजगारी में जबरदस्त वृद्धि। इसके समानांतर कारपोरेट क्षेत्र की हेरत अंगेज उन्नति नागरिकों की आर्थिक दुर्दशा को दर्शाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपरा और प्रजातांत्रिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, प्रवर्तन निर्देशालय में सीबीआई की स्वायत्तता का क्षरण और न्यायपालिका के एक हिस्से की भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा करने में विफलता, ये सब जनता के सामने है। भारत का संगठनात्मक ढांचा भी खतरे की स्थिति में है। इस वक्त हमारा कहना यह है कि हम इनका तो टारगेट पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल बिल्टेक था। एक आईटी सेल है बीजेपी का जिसमें अमित शाह जी का एक वीडियो है। 80,000 पेड लोग इन्होंने रख रखे हैं। मुझे नहीं पता ये संजीव जी पेड है या नहीं है। हम लोग तो पेड नहीं है अपनी पार्टी के, कि उनको केवल काम ये है कि झूठ बोलो, झूठ दिखाओ और झूठ उगाओ, और इलेक्शन के टाइम जितने झूठ कर सकते हो उसे करो, जब तक सत्यता होगी, जांच होगी। अब ट्विटर ने अगर जबरदस्ती दिखा दी और सारी चीज लगा दी तो ट्विटर पर आज रविशंकर प्रसाद भी बिलक रहे हैं। जब ट्विटर अदर्स पार्टियों के नेताओं, अपोजिशन के, पत्रकारों के सब चीजों को बताता है, उसके खिलाफ साल कार्यवाही नहीं होती। गलत है ना अजय वर्मा जी, गलत तो गलत है ना। इनकी देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इनकी मूल्य की नीतियों का हिरास, इनकी मानसिक सोच की गिरावटता, इनको सत्ता का लोभी, इनको सत्ता सुख, क्योंकि पिछले कई ये लोग और आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। अंग्रेजों से इनके नेताओं ने माफी मांगी, अंग्रेजों की इन्होंने जिसे कहते हैं मुखबरी करके भारत के शहीदों को, अगर आपको उठा के दिखवाऊं मैं बनर्जी, शहीदों को इन्होंने अपनी सजा दिलवा के फांसी पर चढ़वाया। और ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये नकली राष्ट्रवादी और नकली हिंदू हैं। ये देश में भारतीय एकता, अखंडता, सर आप थोड़ी ना ये उनको बता सकते हैं कि आप हिंदू हैं कि नहीं है, ये थोड़ी ना किसी को बताया जा सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता साथ रहने का अधिकार है। हमारा संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है। ये जर्मन नहीं है कि 4 लोगों को पूंजी सौंप दो। ये जर्मन नहीं है कि टीवी पे मन की बात पे आ जाओ और इस रेडियो की बात पे हर महीने आ जाओ। ये जर्मन नहीं है कि करोड़ों लोग मर रहे थे कोरोना से और आप दीदी ओ दीदी चिल्ला रहे थे बंगाल में, और सरकार कह रहे थे इतनी भीड़ तो मैंने संसार में कहीं नहीं देखी जितनी बंगाल में आई है। और जो चपाटा मारा है देश की मंत्रालय पर और देश की सरकार पर, 12 चीफ मिनिस्टर, 500 MP,
200 मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारा संघीय दल का ढांचा लगा हुआ था। जो रैप्टा मारा है बंगाल के लोगों ने, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोग इस तानाशाह सरकार पर रैप्टा मारे और इसको इसकी औकात दिला के इनको इनके अपने घर में पहुंचा दे। ये भारत विरोधी लोग, ये अंग्रेज समर्थित लोग, ये गोरे समर्थित लोग, ये आतंकवादी समर्थित करते हैं, ये मायने दिखाते हैं और उसको फिर पॉलिटिकल विंडेक्टा लेते हैं। हम आर्मी का इस्तेमाल नहीं करते चुनावों में, हम किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, ये पॉलिटिसाइज करते हैं। मेरा सवाल सुनिए अजय वर्मा जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप अपनी बात बोल रहे हैं वो सही है। इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी या फिर अकेले? हमारे चाहे अजय लल्लू हो, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका जी, हम इस उसमें लगे हुए हैं। 15 दिन के लिए प्रियंका जी का दौरा फिक्स हो रहा है प्रदेश में और सारे नेता जिले लेवल पर, वार्ड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर लगे हुए हैं। अभी देखिए, बात लल्लू जी के अध्यक्ष रहने की या नहीं, बात कांग्रेस पार्टी की है। बेस्ट आ जाए, देखिए इंदिरा जी थी, फिर राजीव गांधी थे, नरसिम्हा राव थे, सोनिया जी, तो सब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पट्टा किसी के नाम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुशासन की जड़ से मुक्त कराएं, जातिवाद के जहर से बचाएं, बेरोजगारी के जहर से और दंड से बचाएं, महंगाई के लोगों को नौकरी मिले, किसानों को उनकी उपज का मूल्य, तीनों काले कानून वापस कराएं। हम ये कह चुके हैं। हम ये चाहते हैं लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का हिरास ना हो, लोकतंत्र की परिभाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है और आने वाले चुनाव में हम ये चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईशान जी भी इंतजार कर रहे हैं। ईशान जी, बातें दोनों ही पार्टियों की ऐसी लगती हैं कि अगर ये सारे दावे जो हैं हो जाते हैं पूरे, तो उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाएगा, सरकार किसी भी पार्टी की बन जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कल्याण है वो तभी हो सकता है, पहले तो उसको मैं मानता हूँ जो मायावती जी ने बहुत पहले एक वो बात उठाई थी कि उत्तर प्रदेश को हमको 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश अपने में ही आप देखें तो बहुत बड़ा देश है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कम से कम 22 से 25 करोड़ है और उसमें कई देश समा सकते हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश हो या बड़े देश हो। तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले तो विभाजित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कोशिश कर रही हो कि वो मुसलमान जो डोमिनेटेड क्षेत्र हैं या फिर जो छोटी जो जाति है उसके क्षेत्र है उनको अलग कर देंगे, इस तरह से नहीं, एक कॉमन अच्छी तरह से उसको विभाजित करना चाहिए, देश हित में उसको विभाजित करना चाहिए। तभी आप जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, देखिए राजनीति करने से, सरकार बनाने से एक फायदा अगर किसी को होना चाहिए तो वो लोगों को होना चाहिए, नेताओं को। नेता तो देखिए आते हैं जाते हैं, नेता तो सिर्फ देखिए जनता के सेवक हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दर, मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ, 21 से 23% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लोग उठाएंगे उत्तर प्रदेश में तो उसमें कम से कम 2 से 3 लोग बेरोजगार हैं। तो जो बेरोजगारी का दर है उसको कम करने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल दिए। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने नहीं देखा कि गाजियाबाद में कोई बड़ी फैक्ट्री खुली हो या बड़ी इंडस्ट्री खुली हो। गाजियाबाद में हमने एक डिमांड शुरू में की थी, ऑपोजिशन ने भी डिमांड की थी कि एक हाईकोर्ट की बेंच खुलनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो वेस्टर्न यूपी के, उनको इलाहाबाद जाना पड़ता है, हाईकोर्ट जाना पड़ता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है लोगों को। वो भारतीय जनता पार्टी की अभी तक सरकार ने पूर्ण नहीं करी वो डिमांड। उसके अलावा किसानों का मांग की थी जी, जो किसानों का मुद्दा है, आप उसमें देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, आप देखिए वेस्टर्न यूपी से कितने किसान, अब मैं अभी हरिद्वार जा रहा था, रास्ते में आप लगा लीजिए हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर आ रहे थे। अगर किसान इस तरह से गर्मी में झुलसते हुए या ठंड में बैठे रहेंगे तो आपका जो देश का, हमारे देश का अनाज है, उसका जो देश का भरण पोषण है वो कौन करेगा? अनाज कौन उगाएगा? तो इस तरह की चीजों से भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो गिरती जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था ना कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार की गरिमा गिर रही है। जैसे जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, नारा बदल गया है, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और चाहे वो केंद्र में सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनकी भी गरिमा गिरती जा रही है। तो सभी पार्टियों को एक प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से छोटे दलों को जोड़ेगी और एक बड़ा गठबंधन बना के, या फिर संदीप द्विवेदी जी जवाब देंगे। संदीप जी जवाब दीजिए। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय विपक्ष की तरफ से भी हैं, पब्लिक की तरफ से भी हैं, आपके लिए जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल में योगी जी ने बहुत बेहतरीन सरकार चलाई है, और चाहे अपराध की बात करिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात करिए, और चाहे जो परिवारवाद चलता उन सब चीजों पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से योगी जी ने नकेल कसी है। इसके अलावा रोजगार की अगर आप बात करिए, पिछले 5 साल में केवल उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट से अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिए हैं। सबसे ज्यादा भयविहीन अगर प्रदेश आज है तो उत्तर प्रदेश है, और योगी जी की लीडरशिप तभी जंगलराज और गुंडाराज तभी कहा जाता है। संदीप जी, जंगलराज और गुंडाराज तभी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। तभी गोली मार दी जाती है, जंगलराज कौन कहता है पुलिस के द्वारा? आज तभी उसमें जेल में मर्डर करा दिया जाता है, जेल में मर्डर हो जाते हैं, कैंसर की गाड़ी पलट दी जाती है, और अगर इन्हें जंगलराज लोग फिक्स होते हैं तो उनकी गाड़ी पलट दी जाती है। इसको मुद्दा बना के उत्तर प्रदेश में जंगलराज है, पता चल जाएगा। सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तभी जनता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में पूरे प्रदेश की स्थिति को बदला है और बहुत बेहतर प्रदेश की कैटेगरी में लाके खड़ा किया है। और अगर विपक्ष को लगता है नहीं काम किया तो अपने नाम बदले गए हैं, ये तस्वीर बदली है। बीजेपी की छवि जो है इसलिए भी बनी है कि अलग अलग जगह के नाम बदले जाते हैं। देखिए, जगह का नाम बदलना भी महत्वपूर्ण है, नाम नहीं बदले जाएंगे, नाम बदलना भी अच्छी चीज है। तस्वीर बदलनी है तो आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। आपकी छवि बन चुकी है वैसी, आप लोगों की छवि वैसी बन चुकी है। संदीप जी, आप लोगों की छवि वैसी बन चुकी है। अब विपक्षी पार्टियां तो कह देती हैं आपने सत्ता में आकर क्या किया है, सिर्फ जगह के नाम बदले हैं। देखिए, स्टेडियम के नाम जिंदा लोगों ने अपने नाम रखा है, उसे बाहर निकलना ही नहीं चाह रही है और जनता के बीच में जाना नहीं चाह रही है, तो उन्हें वही दिखेगा जो कहीं ना कहीं उनकी नजर में आ रहा है। अरे जनता के बीच में जाइए, उस गरीब से पूछिए जिसका मकान बना है, उस बेटी से पूछिए जो बाहर रात को 11 बजे टॉयलेट के लिए जाती थी, आज घर में उसके टॉयलेट बना है। उस गरीब आदमी से पूछिए जिसके गाँव में सड़क नहीं थी, आज पक्की सड़क मिली है। उस टॉयलेट में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। सब्सिडी के लिए इंतजार करते रहते हैं लोग, सब्सिडी का इंतजार करते रहते हैं लोग। साल की महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, इंतजार करते हैं। मैं मानता हूं कि सब्सिडी का इंतजार करते हैं, मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन उसके लिए भी पूर्ण रूप से विपक्षी पार्टियां जिम्मेदार है। क्यों जीएसटी काउंसिल में ये लोग तैयार नहीं होते कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आए? क्यों पंजाब, राजस्थान और बंगाल जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है वो जीएसटी काउंसिल में खड़े हो जाते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं होंगे? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ लाके एग्जाम्पल सेट कर दे, समझ में आ जाएगा इन्हें। इन्हीं की वजह से आज पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे होते हैं, क्योंकि अपने राज्यों, इनके राज्यों की सरकारें जीएसटी काउंसिल में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाने देती हैं और सबसे ज्यादा विरोध करती हैं। अजय वर्मा जी, सीधी टक्कर किससे मान रहे उत्तर प्रदेश में? देखिए, मेरा अनुरोध ये है, ये आशाराम बापू के समर्थकों की सरकार चल रही है, नाथूराम गोडसे के सोच वालों की सरकार है देश और प्रदेश में। इन लोगों के आदर्श है वो लोग, और आप ये समझ लीजिए कि जब जिनकी सोच ऐसी होगी उनका लोग, जनता को क्या मिलेगा? 3 से लेकर 70 साल की महिलाओं की बलात्कार की लिस्ट अगर मैं उत्तर प्रदेश के देखूं कि इनके विधायक कुलदीप सेंगर ने क्या किया, मरवा दिया। पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद स्वामी ने क्या किया, सुरेंद्र सिंह इनके एक विधायक है, वो कितना बयान देते हैं। इनके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लड़कियों पर कितने जबरदस्त भद्दा कमेंट करते हैं। ये महिला विरोधी, ये गरीब विरोधी, ये किसान विरोधी, ये हिंदू विरोधी, ये व्यापार विरोधी सरकार है और ये सरकार रहेगी। इनका एजेंडा चुनाव नहीं है, इनका एजेंडा सत्ता है, सत्ता है, सत्ता है। इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं। जीडीपी 15 माइनस में है, चाहे 20 पहुंच जाए। झूठ बोलो भाइयों बहनों मित्रों, इस भारत को, बनारस को क्वेटो बना देंगे। क्वेटो तो बना नहीं, भुखमरी के कगार में हम हंगर इंडेक्स में और आगे पहुंच गए। हम ये पूछना चाहते हैं भारत के वीर जवानों से और देश के जिले इलाई वास्को डिगामा साहब से, तमाशा राजा से, कि ये जनता के हित में तमाशा करना बंद कर दीजिए। भारत के लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से, उत्तर प्रदेश में ठीक है अजय वर्मा जी, क्योंकि समय भी कम है, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं इस बार? हमारा टारगेट ये है कि हमारे लोग पिछले साल से मेहनत कर रहे हैं। एक हमारी लड़ाई कोविड की तीसरी लहर की हमारी तैयारी चल रही है और हम उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि समानता का अधिकार सबको मिले। लोगों को मेन मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। सीधी टक्कर बीजेपी से मान रहे हैं, सीधी टक्कर बीजेपी से मान रहे हैं, सीधी टक्कर बीजेपी कहीं, देखिए बीजेपी इस बार आउट ऑफ रेंज हो चुकी है। उसका कारण है सब लोग खिलाफ है। इनके 200 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी, हम खिलाफ है, वो तो बगावत नहीं कर पाए। अभी योगी साहब नाराज हो गए, उसका कारण है
चूंकि 2024 के चुनाव में योगी जी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। ये बात मोदी जी को और अमित शाह को नहीं खल रही है। संघ ने योगी जी को सपोर्ट दे दिया है कि आप जाइए तैयारी करिए। तो ये चिंता ये हो गई है, निकाल नहीं पाए हमारी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की तैयारी चल रही है, कांग्रेस अपने सामने किसी को नहीं देख रही है। बीजेपी सत्ता वापसी करना चाहती है, छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं और मायावती सरकार बनाने का दावा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।